सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफायर के नाम से भी जान सकते हैं। सो पहले उसको सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों बोल रहे हैं इसकी बात करते हैं। सिंपल मीन्स जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है बिकॉज इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल लेंस को यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोला गया। बाद में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें हम इस तरह से दो या इवन समटाइम्स दो से ज़्यादा लेंसेज को भी यूज़ करेंगे। कंपाउंड का मतलब है मल्टीपल, ठीक है। तो पहले चलो इस पर फोकस करते हैं, बट इसकी भी डेरिवेशन करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें उनके बारे में जान लेते हैं। सो दिस इज लेट्स से द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के सामने मान लो किसी डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस कॉइन, है ना। इट कुड बी एनी रैंडम ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमें कितना बड़ा या कितना छोटा अपीयर होता है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नो डाउट पहला आप बोलोगे ये डिपेंड करता है उसके एक्चुअल साइज के ऊपर, दैट इज फॉर श्योर। छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा नजर आएगा, बड़ा है तो बड़ा नजर आएगा। बट सेकंड जो मेजर फैक्टर है दैट इज द डिस्टेंस, कि वो ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई से कितना दूर है। सही है। अगर ह्यूमन आई इस कॉइन को देख रही है और लेट से यहां कहीं पे एक मून है, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि अगर उस कॉइन को आपने काफी पास होल्ड करके रखा हुआ है तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर साइज के भी अपीयर हों, ठीक है। हालांकि वी नो कि जो कॉइन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस मून, बट बिकॉज मून बड़ा चाहे है बट हमसे दूर बहुत है, कॉइन छोटा बहुत है बट आइस के पास हमने प्लेस करके रखा हुआ है, तो इसलिए हमें ये फिर भी मून के साइज का या इवन पॉसिबल उससे बड़ा भी अपीयर हो सकता है। दैट मीन्स जो साइज हमें अपीयर होता है वो दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई, आई से कितना दूर रखा हुआ है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं। अब सारी कहानी ना इन दो फैक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। देखो माइक्रोस्कोप हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं, है ना। लार्ज साइज कहने का मतलब एक एनलार्ज्ड इमेज हम चाहते हैं, और सिर्फ एनलार्ज नहीं, एनलार्ज एंड फोकस्ड इमेज चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें साफ सुथरी और बड़े साइज की इमेज नज़र आ सके। अब इसी कॉइन की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इसे एनलार्ज करके देखना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है, क्या हम उसका एक्चुअल साइज बढ़ा देंगे किसी तरह से, द आंसर इज नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दूसरा, क्या हम उसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ह्यूमन आई से, यस, ये चीज़ हमारे हाथ में है ना। कि कॉइन हमसे, हमारी ह्यूमन आई से कितना दूर रखा हुआ है दैट वी कैन कंट्रोल। अगर साइज बड़ा करके इसका देखना चाहते हैं, लार्ज इमेज चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आई के टूवर्ड्स लेते आएंगे। जितना इसको आइस के हम पास लेके आएंगे उतना ही इसका जो साइज है वो हमें बड़ा अपीयर होगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इसकी भी एक लिमिट है ना। जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई के पास 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 लेके आते हो, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे आने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ब्लरी दिखना शुरू हो जाता है। एंड यस, दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई। ऑब्वियसली एज के साथ साथ 25 से बढ़ के ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 30 40 50 60, बट पहले जो जनरल एक एवरेज या कह लो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है उसको यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ कि मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है किसी भी ह्यूमन आई का। तो यहाँ पे लाके मान लो जो ये कॉइन है हमने प्लेस कर दिया। अब जो ये कॉइन है काफ़ी बड़ा हमें नज़र आ रहा होगा, साफ नज़र आ रहा होगा, बट इससे पास अगर मैं लाऊंगा तो बड़ा चाहे इसका साइज हो जाए डेफिनेटली, ठीक है, एपरेंट साइज इसका हमें बड़ा नज़र आएगा, बट वो क्लियरली हमें साफ नज़र नहीं आएगा, वो धुंधला नज़र आएगा। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन वैसे ही बाहर था, दूसरा ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है, बट 25 सेंटीमीटर्स पर लाने के बाद फर्दर उसको मैग्नीफाई करना बहुत एक सूटेबल ऑप्शन नहीं रहता, बिकॉज जो इमेज है वो ब्लरी हो जाती है। अब इससे भी ज़्यादा अगर हमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है, फिर हमारे हेल्प कौन करता है, फिर हमारी हेल्प करता है सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज़ कॉल्ड द मैग्नीफायर। सेकेंडली, जैसा इस फिगर में भी दिखा रखा है कि लेट से हमारी आइज़ के सामने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एंड
आईज के ऊपर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज लेट्स से एंगल थीटा, ठीक है। एंड इससे, इसके टॉप से जो रेज निकल रही हैं वो मान लेते हैं इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में से पास होते हुए यहाँ पे रेटिना के ऊपर गिर रही हैं। फिर बॉटम से बिल्कुल नीचे से ऑप्टिकल सेंटर में से निकल के कुछ रेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर आ रही हैं एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है इस ऑब्जेक्ट की, सही है। फिर हमें इन्वर्टेड क्यों नहीं दिखता, हमें इरेक्ट क्यों दिखता है, वो ब्रेन का काम है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। दैट इज़ द करेक्शन जो ब्रेन करता है। एक्चुअल में रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रही होती है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड ओनली, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि जो ये एंगल बन रहा है थीटा, जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा है थीटा, वही यहाँ पे जो इमेज एंगल फॉर्म कर रही है एट द आई, वो भी थीटा ही तो है बिकॉज ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड इस थीटा को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोल देते हैं एंगुलर साइज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये थीटा बड़ा होगा, इमेजिन करो कि थीटा बड़ा कब होगा, अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, है ना, यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप गौर करो ऑटोमेटिकली जो एंगल है ये पहले के मुकाबले क्या हो गया, बड़ा हो गया। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख देते हैं, ठीक है, उतने ही साइज का ऑब्जेक्ट, देन ऑब्वियसली दिस एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। सो ये थीटा ही बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है जो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि जो हमें नज़र आएगी इमेज वो कितने साइज की नज़र आएगी। अगर ये थीटा छोटा होगा तो इमेज छोटे साइज की नज़र आएगी, अगर ये थीटा बड़ा हुआ तो हमें इमेज भी बड़ी नज़र आएगी। दैट्स व्हाई दिस थीटा इज समटाइम्स कॉल्ड द एंगुलर साइज। है तो ये एंगल है बट ये साइज को डिटर्मिन करता है, इसलिए इसको एंगुलर साइज बोल दिया जाता है। एंड एंगुलर साइज है ये दोनों ही चीज़ों का, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, इसीलिए ये बहुत काम की चीज़ है। मोरोवर अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी नियर पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर के ऊपर फ्रॉम द आई, ठीक है। एंड जो एंगल थीटा बन रहा है, लेट्स कॉल इट थीटा डैश बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल एंगल, ठीक, दिस इज द थीटा डैश एंगल। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है या जो एक कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करने वाले हैं, ये किस तरह से हमें बेनिफिट देगा कि ऑब्जेक्ट को पास लाकर भी उसकी इमेज को ये यहीं पे बनाएगा, ठीक है, बट बड़े साइज की इमेज बनाएगा। दैट इज द मेन थिंग। ऑब्जेक्ट को इसके मुकाबले हम आई के और पास लेके आ सकेंगे, बट जो फाइनल इमेज बना के वो देगा वो यहीं पे बना के देगा, बिकॉज हम उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें एक इतने डिस्टेंस के ऊपर ही एक फोकस्ड, एक क्लियर और एक एनलार्ज्ड इमेज नजर आए, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर इतने ही डिस्टेंस पे हमें बड़ी साइज की इमेज मिलेगी तो जो एंगल बन रहा होगा ये यहाँ पे थीटा डैश के मुकाबले, लेट्स कॉल दैट एंगल इज थीटा, वो ऑब्वियसली थीटा डैश के मुकाबले बड़ा होगा। एंड इन्हीं दो एंगल्स की जो रेशियो है उसी को बोला जाता है द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। जब भी हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो कितना अच्छे से मैग्नीफाई कर रही है वो इसी तरह से हमेशा कैलकुलेट होता है, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा डैश। ये वाला ऊपर जो थीटा हमने रखा है ये कौन सा एंगुलर साइज है, जब हमने लेंस को यूज किया, सो दिस इज विद द लेंस, सही है। नीचे जो थीटा डैश है ये वो वाला एंगुलर साइज है जब हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दैट मीन्स विदाउट एनी लेंस। इन दोनों की ये रेशियो है। नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नीफायर। तो जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, तो दोनों के बीच में देखो प्लेस किया गया है इस ऑब्जेक्ट को। तो जब भी ऐसा होता है जो इमेज होती है वो किस तरह की बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। एंड ऑब्वियसली जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनती है ना, दैट इज फॉर श्योर। तो हमारे पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन सके इसलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा ओ एंड एफ के बीच में रखा जाएगा। सेकेंडली, जो ये लेंस से आई की दूरी है ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, हालांकि इमेज में देख के आपको लग रहा है कि आई काफ़ी दूर है, बट ऐसा नहीं है। जो ये डिस्टेंस है दैट इज केप्ट वेरी स्मॉल, द लेंस इज हेल्ड वेरी क्लोज टू द आई, ठीक है। वेरी क्लोज टू द आई कहने का मतलब ये भी है कि
इमेज जो बन रही है, इफ दिस इज रिटन कि दैट इज फॉर्मिंग एट द डिस्टेंस डी, तो इसको मैं आई से भी डी डिस्टेंस बोल सकता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ये दोनों बहुत पास पास हैं। अच्छा, इसको देखते हैं, समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। लेंस को हमने आई के बहुत पास रखा, बट जैसा हमने अगर यूज़ करा हो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हमें क्लियर और बड़े साइज़ की इमेज बनाने के लिए पहले उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो वही बता रखा है कि हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, उसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करके देखते हैं, जब तक एक साफ सुथरी बहुत क्लियर इमेज नहीं बन जाती एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन विच इज़ 25 सेंटीमीटर्स अवे। तो बात वही है ना कि ऑब्जेक्ट पहले आपने डायरेक्टली यहाँ रखा था, जो कि ऑब्वियसली छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होगा, कुछ इस तरह का, है ना। इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे आई से 25 सेंटीमीटर अवे रखा था। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई बोल लूँ, चाहे 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बोल लूँ, एक ही बात है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसको हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अब इमेज भी हम यहीं पे देखो फॉर्म कर रहे हैं, बट बड़े साइज की इमेज फॉर्म कर रहे हैं। एंगल जो सबटेंडेड है अब इस इमेज के द्वारा, वो हमने बढ़ा दिया है। पहले अगर ये एंगल अल्फा था जो यहाँ पे दिखा रखा है, अब हमने एंगल बढ़ा के बीटा कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव डन यूजिंग द मैग्नीफायर, ठीक है। अदरवाइज इमेज को अब भी हम वहीं पे 25 सेंटीमीटर्स अवे ही बना रहे हैं। ऑब्वियसली बात है 25 पे ही क्यों बना रहे हैं, अगर इससे भी किसी तरह से हम पास में इमेज बना देंगे, मान लो आई से 20 सेंटीमीटर्स दूर, तो हमें साफ नज़र नहीं आएगी, बिकॉज आई की लिमिट है 25 सेंटीमीटर्स, दैट इज़ द नियर पॉइंट। एंड इससे भी बहुत दूर बनाने की कोशिश करेंगे तो बात वही है, फिर एंगल कम हो जाएगा ना। हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ी जितनी पॉसिबल है उतनी इमेज बना सकें, ठीक है। दैट्स वाई इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम ऑब्टेन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। चलो अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। मैग्नीफाइंग पावर को जैसे हमने पहले भी देखा किस तरह से लिखा जाता है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर साइजेस जो हमें विद एंड विदाउट लेंस ऑब्टेन होते हैं। तो जैसे पहले हमने थीटा थीटा डैश लिखे थे, यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं अल्फा बीटा, तो इस डेरिवेशन में मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था यहाँ डी डिस्टेंस अवे, अब जब हम लेंस से देख रहे हैं तो उसको हम मूव करके और पास आई के ले आ चुके हैं, यहाँ पे ए बी पे, है ना, इतना डिस्टेंस और पास आ गया, बट इमेज अब भी वहीं पे बन रही है जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था डी डिस्टेंस अवे। दैट इज़ फॉर श्योर। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर को मैं लिख सकता हूँ कितना, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, सही है। बीटा कौन सा एंगल है, जो लेंस के साथ जो इमेज बन रही है यहाँ पे, उसका एंगुलर साइज डिवाइडेड बाय अल्फा, जो विदाउट लेंस हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एट द सेम लोकेशन, वो जो एंगल फॉर्म कर रहा था यहाँ पे, दैट इज अल्फा, ठीक। दोनों की रेशियो को हमने बोला मैग्नीफाइंग पावर। आप कहोगे ये जो एंगल्स थे ये तो हम आई के ऊपर ले रहे थे, है ना जब हमने इस तरह से दिखाया था डायग्राम में, हम आई के साथ एंगल ले रहे थे। तो बात फिर यहीं पे यहाँ पे वही आती है कि बिकॉज आई और लेंस यहाँ पे बहुत ही पास पास हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हम जो एंगल्स हैं चाहे आई से लें चाहे इस लेंस से लें, दैट विल नॉट मेक ह्यूज डिफरेंस, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हम लेंस के साथ ही यहाँ पे एंगल्स को यहाँ पे अल्फा और बीटा शो कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड हेंस जो जितने भी एंगल्स हैं अल्फा बीटा दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं, और बीटा को चाहो तो tan बीटा यहाँ पे लिख सकते हो, अल्फा को हम चाहें तो tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अक्सर डेरिवेशन में हम ऐसा करते होते हैं कि tan अल्फा को सिंप्लीफाई करके अल्फा करते हैं, बट यहाँ पे देखो हम उल्टा कर रहे हैं, अल्फा को tan अल्फा बना रहे हैं, बीटा को tan बीटा बना रहे हैं यूजिंग द स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ऐसा इसलिए बिकॉज जो tan ऑफ थीटा होता है किसी भी एंगल का, उसे हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन दोनों की वैल्यूज देखते हैं क्या होंगी। ऊपर है tan बीटा, सो यूजिंग ऐसा करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, दिस इज द ट्रायंगल ओ ए बी, बीटा बिकॉज इसमें भी बन रहा है बट इस ट्रायंगल में भी बन रहा है, बट आई विल बी टेकिंग ट्रायंगल ओ ए बी, तो उसमें tan बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई द ए ओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय द tan अल्फा। tan अल्फा के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये वाला,
यहाँ एंगल बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ तो एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें अल्फ़ा एंगल बने। तो इसमें जब हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आ जाएगा परपेंडिकुलर है क्यू ए डैश डिवाइडेड बाय द बेस विच इज़ ए डैश ओ। ठीक है, बट अगर डायग्राम में आप देखो तो ये क्यू ए डैश है, ये इक्वल है ए बी से, है ना, बिकॉज वही ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे प्लेस्ड था, उसको हम मूव करके यहाँ पे ले आ चुके हैं जब हम उसको लेंस के थ्रू देख रहे हैं, बट दे आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों की हाइट बिल्कुल इक्वल है, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा है उसकी हाइट नहीं चेंज करी है। सो क्यू ए डैश की जगह अगर हम चाहें तो हम ए बी भी लिख सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ये चीज़ को फ्लिप होके ऊपर की तरफ चली जाने वाली है, तो आपके पास बचेगा ए डैश ओ डिवाइडेड बाय दिस थिंग जो डिनोमिनेटर में है ए ओ। सो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन आ जाता है ए डैश ओ डिवाइडेड बाय द ए ओ। अब जो ए डैश ओ है यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ए डैश ओ दैट इज दिस डी, तो इसे मैं डी लिखने वाला हूँ, एंड दिस ए ओ इज द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो इसको हम लिखेंगे u। सो जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह का हमारे पास बन जाता है, दैट इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय u। गौर करो यहाँ पे हमने कोई फिलहाल किसी तरह का कोई साइन कन्वेंशन वगैरह यूज़ नहीं करी है, दिस इज विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली अगर आप साइन कन्वेंशन को यूज़ करते भी हो यहाँ पे तब भी आपके पास सेम ही रिजल्ट देखो ऑब्टेन होता है, बिकॉज जो डी है और यू है दोनों लेंस से लेफ्ट साइड की तरफ है, सो दोनों डिस्टेंसेज ये नेगेटिव कंसिडर हो जाएंगे, सो माइनस डी डिवाइडेड बाई माइनस यू, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा और स्टिल वही रिजल्ट आ रहा है एम इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, जिसे चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बिकॉज जो डी है वो 25 सेंटीमीटर है, सो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। ठीक, बट और अच्छा होगा अगर मेरे पास एक फॉर्मूला होता मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बिकॉज तब मैं इस चीज़ के बारे में पता कर सकता हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो मुझे लेंस किस तरह का यूज़ करना है, कम फोकल लेंथ वाला या ज़्यादा फोकल लेंथ वाला, है ना। तो इसका पता तभी लगेगा जब मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट ऑब्टेन होगा जो इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा हो। सो अब हमें क्या करना है, मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं यूजिंग द लेंस इक्वेशन। ठीक है, विच इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। v जो है इमेज का डिस्टेंस, इमेज बन रही है d डिस्टेंस अवे, इतना है इमेज का डिस्टेंस, तो v की जगह मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे माइनस टी। ठीक है, पहले साइन कन्वेंशन ही यहाँ पे लिख लेते हैं। जो u है वहाँ भी साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट बन रहा है, तो u को भी हमें माइनस u के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इस लेंस की पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो f जो है उसे हम f ही यहाँ पे पॉजिटिव f ही रखने वाले हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं जो रिलेशन है क्या बनता है। 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस यू इज इक्वल्स टू 1/f, माइनस एंड माइनस ये हो जाएंगे आपस में प्लस, एंड इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, 1/u बन जाएगा 1/f प्लस 1/d। ओके, अब ज़रा गौर करो, जो मैग्नीफिकेशन है वो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यू है, या मैं इसको ऐसा बोल लूँ 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1/u है ना, और 1/u जो है इसी की वैल्यू इतनी है 1/f प्लस 1/d। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मैग्नीफिकेशन है उसे कैसा लिखा जा सकता है, इस 25 सेंटीमीटर को अगेन चाहो तो d ही लिख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, d मल्टीप्लाइड बाई
जो 1/u है उसको मैं इस चीज़ से रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान देना, 1/f प्लस 1/d, ठीक है। सो m जो है इट बिकम्स d डिवाइडेड बाई f, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस d डिवाइडेड बाई d, d से d यहाँ कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ, विच सेज कि अगर मुझे ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो मुझे फोकल लेंथ कम चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप कुछ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर फोकल लेंथ कम रहेगी तो मैग्निफिकेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑब्टेन होगी, और फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन कम होगी। इसीलिए इसमें समटाइम्स स्टार्टिंग में ही हमने लिखा भी होता है कि जो ये लेंस है हम किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज वैसा लेंस ही हमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करके देने वाला है। नाउ दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, जब इमेज हम ऑब्टेन कहाँ पे कर रहे हैं, एट द इन्फिनिटी। तो क्लियरली दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को इस बार हमने फोकस पे रखा होगा, सो दैट जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनने वाली है, मतलब लेंस से काफ़ी दूर बनने वाली है, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसका सोल जो रीज़न है दैट इज़ कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो वहाँ से जो लाइट रेज आती हैं हमारी तरफ, दे अपीयर ऑलमोस्ट पैरेलल, एंड इस तरह की जो पैरेलल रेज हैं इन्हें आई के अंदर फोकस करके इमेज फॉर्म कर पाना रेटिना पे, वो आइज़ के लिए सबसे आसान होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ के काफ़ी पास रहेगा ना, मान लो 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर्स पे है, तब आइज़ को फिर भी थोड़ा कह लो उसको स्ट्रेस पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है स्पेशली फोकस करने के लिए, ठीक है। बट जब बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज एंटर करती हैं आई के अंदर, देन दैट काइंड ऑफ इमेजेस सबसे आसान होती है बनाने के लिए एट द रेटिना, ठीक है। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करेंगे तब किस तरह की मैग्निफिकेशन रहेगी ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का हम करने वाले हैं, दैट जो मैग्निफिकेशन होती है हमने देखा था दैट इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। जो बीटा रहेगा इस ट्रायंगल में, दैट विल बी अगेन यूजिंग द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय एफ सी, एंड tan अल्फा, अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय tan अल्फा, तो बेस आएगा नीचे, सो ए डैश सी, ठीक है। मोर ओवर गौर करो, बात वही है कि ऑब्जेक्ट जो था पहले यहाँ पर ही हमने रखा हुआ था, उसी को डिस्प्लेस करके अब हम यहाँ पे फोकस के ऊपर लाए हैं, बट जो हाइट है ये वाली, ये ऑब्जेक्ट की ही हाइट है एम एच, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे बन रही है, दैट इवन हैज़ नॉट बीन शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ये पहले था यहाँ पे, अब उसको डिस्प्लेस करके हम फोकस के ऊपर रख दिए। कहने का मतलब जो ए डैश बी डैश है उसकी हाइट यहाँ पे ए बी के ही इक्वल है, तो मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन हमारी कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो ए डैश सी डिवाइडेड बाई एफ सी। ए डैश सी जो है दैट इज डी, साइन कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ, साथ ही माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ सी। एफ सी विल बी दैट, हालांकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इटसेल्फ इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, तो डी बाई यू लिखूं चाहे मैं इसको डी बाई एफ लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया कि इस बार जो मैग्निफिकेशन आ रही है वो डी डिवाइडेड बाई एफ आ रही है, बट प्रीवियस केस में जो मैग्निफिकेशन आई थी वो डी बाई एफ प्लस 1 आई थी, दैट मीन्स एक यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। इन्फिनिटी पे जब इमेज बन रही है तब मैग्निफिकेशन थोड़ी सी पहले से कम है, फिर भी इस पर्टिकुलर केस को अगर हम कभी यूज़ करेंगे तो सिर्फ वो इसलिए सो दैट आइज़ के लिए रिलैक्स रहे, ठीक है, इमेज आसानी से बन सके आइज़ के ऊपर।